नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ तुनंती भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां 24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। जहां 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होगा। सीएम साई के नेतृत्व में तीसरा बजट पेश होगा। तो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जानकारी दी है। कहा है नई थीम और विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का काम होगा। तो ये बड़ी खबर, प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये जानकारी दी है। कहा है कि एक नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। 24 फरवरी का इंतजार छत्तीसगढ़ को, क्योंकि बजट मिलेगा। सीएम साई के नेतृत्व में तीसरा बजट पेश होगा। तो प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी है। बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से शुभम वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बजट पेश होगा, नए थीम पर बजट होगा, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, इस बार क्योंकि बजट सत्र की जो शुरुआत है 23 फरवरी से होने जा रही है। 23 फरवरी से 20 मार्च तक यह बजट सत्र का आयोजन होगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। और पहली बात यह है कि बजट सत्र में दूसरे दिन ही, सत्र के दूसरे दिन ही यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के यहाँ तीसरा कार्यकाल का तीसरा बजट है। शायद सरकार की तीसरा बजट है। पहला बजट ज्ञान आधारित था। दूसरा बजट की थीम गति को साधने के हिसाब से रखा गया था, गुड गवर्नेंस की बात कही गई थी। वही तीसरी बजट एक नई थीम के साथ आने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरह से वित्त मंत्री ओपी चौधरी कह रहे हैं कि इस बार बजट में ये उम्मीद की जा रही है कि किसानों, महिलाओं, युवाओं को लेकर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। बेरोजगारी को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार बजट में उन सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ विकास कार्यों को गति देने की भी बात कही जा रही है। अब देखना होगा जब बजट पेश किया जाएगा तो किन किन बिंदुओं पर, कहां लोगों की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरती। जी बिल्कुल। और देखिए, इस बजट में क्या कुछ खास होता है, इस पर तो सभी की नजर रहेंगी, लेकिन विकास के क्या कुछ काम और साथ ही साथ किन किन वर्गों पर विशेष फोकस देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, विकास की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार ज्यादा जोर रहेगी सरकार की। सड़क, पुल, पुलियों के निर्माण अलग अलग जगह पर, खास करके जो बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर में विकास की बात जो कही जा रही है, वहाँ की अंदरूनी क्षेत्रों की सड़कों को सुधारा जाएगा। उसके लिए हो सकता है बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ जिस तरह से नक्सल गतिविधियां खत्म होने के कगार पर है, 31 मार्च का जो डेडलाइन है वो भी काफी पास आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये होगा कि बस्तर के विकास को लेकर एक विशेष फंड जारी किया जाए सरकार की ओर से। इसके साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण है, इसके अलावा विभिन्न जो योजनाएं हैं, उन्हें भी जो गति देने के लिए इस बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। और खास करके महिलाओं और युवाओं और किसानों को लेकर विशेष फोकस होगा। जिस तरह से किसानों की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से उन्हें 3100 रुपए का धान का प्रति क्विंटल का दाम दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आने वाली बजट प्रदेश के विकास में और नए सोपान गढ़ने वाले होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। रायपुर में 4 जिले अब भी नक्सल मुक्त नहीं हो पाए हैं। इस मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि बीजेपी लगातार नक्सलवाद खत्म करने का अपडेट दे रही है, जबकि उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में नक्सलवाद को संरक्षण मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए रणनीति बनाई थी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और दूर दराज के क्षेत्रों में कैंप लगाकर विकास कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार नक्सली गतिविधियां और नक्सलवाद खत्म होने के अपडेट दे रही है। जिला को उसकी सूची जारी कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस प्रदेश में थी, नक्सलवाद पनपा और नक्सलवाद को संरक्षण मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कांग्रेस पार्टी की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसको मूल खत्म करने के लिए रणनीति बनाई, जिसमें वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से लेके रोजगार से लेके अवसरों को सरकार ने जनता के लिए खोलने का प्रयास किया। फोर्स को, हमारी पुलिस को, हमारी सेना को जिस प्रकार से लगातार मुहिम चल रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार में घोर नक्सली एरिया में बने, वहां पर भी बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन के बाद संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसे लेकर बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने बताया कि पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य है कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठनात्मक कार्यों को गति दें। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य है कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए संगठनात्मक कार्यों को गति दें, साथ ही जनसेवा गतिविधियों को मजबूत कर जनता की समस्याओं के समाधान पर जोर दें। भारतीय जनता पार्टी में नए पदाधिकारियों के निर्वाचन या नियुक्ति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हर दृष्टि से उन्हें चुस्त पुष्ट करने का काम, प्रशिक्षित करने का काम, अपने दायित्वों का निर्वहन हम कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स के साथ साथ एक प्रकार से कभी कभी 3 दिवसीय होता है, कभी 2 दिवसीय होता है, कभी 1 दिवसीय, ऐसा प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक के बाद संगठनात्मक मजबूती को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक जीवंत और वर्ष भर सक्रिय संगठन है। 7 मोर्चों के गठन के बाद हुई पहली संयुक्त बैठक में जिले से बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को चौपालों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। विकसित भारत और बजट जैसे विषयों पर विशेष अभियान चलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है, और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना। बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत अमेरा में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत न्योता भोज और वजन त्योहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। परियोजना अधिकारी नीरज ठाकुर के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे और ग्रामीण महिलाएं शामिल हुई। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का वजन मापा गया और माताओं को संतुलित आहार, पोषण, साफ सफाई और बच्चों के स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी दी गई। वहीं सेक्टर सुपरवाइजर मलका खान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भगवती साहू ने पौष्टिक भोजन के फायदे समझाए। न्योता भोज के माध्यम से बच्चों और माताओं को पौष्टिक भोजन कराया गया है। बेमेतरा के ग्राम टेमरी के ग्रामीणों ने राज्यपाल रमेन डेका की पहल पर लोक भवन का भ्रमण किया। इस भ्रमण में ग्राम पंचायत के सरपंच शिवमूर्ति कोसले और विहान स्व सहायता समूहों की प्रमुख गीता बंजारे भी शामिल थी। ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ मंडपम, उदंती परिसर, कन्हार परिसर, डिस्पेंसरी, सचिवालय की शाखाओं और हरे भरे उद्यान का अवलोकन कराया गया। परिसर में स्थापित 1971 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल की गई तोप को भी दिखाया गया। ग्रामीणों ने कहा कि लोक भवन आकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। ये ग्राम राज्यपाल द्वारा गोद लिया गया है।
जांजगीर चांपा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दंपति ने अपने घर के आंगन में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतक के पास 3 पन्ने का सुसाइड नोट और उसका वीडियो बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अपने इकलौते बेटे की हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना में मौत के बाद गहरे सदमे में थे। सोमवार सुबह गांव के लोगों ने घर के पास पेड़ पर दोनों को फंदे से लटका देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को नीचे उतारा। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पंचनामा तैयार किया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तिरुनैन थाना क्षेत्र राहत सहायता केंद्र में सूचना मिली कि धरदेगा में एक पति पत्नी के द्वारा फांसी लगा ली गई है, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसे पढ़ने से पता चला कि कुछ समय पूर्व उनके बेटे का जो है वाहन दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी, जिससे वो काफी व्यथित थे और इसीलिए जो है उन लोगों ने एक साथ जो है ऐसा कदम उठाया और फांसी लगाकर आत्महत्या। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला परपोड़ी थाने का है, जहां महाशिवरात्रि मेले की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार साजा विधायक ईश्वर साहू के साले के लड़के करण साहू ने पुरानी रंजिश या विवाद के चलते बलराम साहू पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में बलराम को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की विवेचना जारी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। उस दौरान गांव के ही रहने वाले, गांव मासूलगुनी के रहने वाले आरोपी करण साहू ने आपसी विवाद पर से परपोड़ी के रहने वाले बलराम साहू को चाकू से उस पर हमला कर दिया है। आरोपी को तत्काल जो है हिरासत में ले लिया गया है और जो पीड़ित है उपचार के लिए उसे जुनवानी। कुछ बात हुई सोई, लेकिन वहाँ जो विधायक है साजा क्षेत्र के ईश्वर साहू, ओकर साला के जो लड़का है करण साहू, वो बल्लू साहू ला चाकू बेदर्दी से मार दे गए है और स्थिति बहुत खराब है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेला मड़ई में वाद विवाद तो होते थे, लेकिन चाकू धर के घूमना और वो भी एक विधायक के परिवार के, तो ये दर्शाते कि वो कितना दहशत का माहौल है आसपास में। मेला मड़ई जाना भी। बलराम साहू मेला में नाचा देखे बल गए सेवा, तो ओखर साथ ये घटना हुई कि बोला चाकू मारे। ये लड़का हाँ लगभग हमारे साथ हमारे यहाँ घर में रात्रि में रामायण के कार्यक्रम रही से रात के 10 बजे तक के घर में रही से साथ में खाना वाना खाई से ओखर बाद ये प्रोग्राम देखे बर ठीक है। मोरे वार्ड का लड़का है ना। अभी रात में जो घटना हुई थी ना, मोल जानकारी मिली से ओकर भाई फोन लगा रहे हैं, स्थिति गंभीर बताते। हॉस्पिटल से सियाराम ओकर बड़े भाई ओकर से मोर बात हुई सब है, वो बोली से कि अभी एडमिट ली सब है, वो स्थिति बहुत नाजुक बताते। रायपुर में पुलिस ने पिस्टल और मैगजीन के साथ आरोपी नंदू शर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल और एक खाली मैगजीन बरामद हुई है। आरोपी पूर्व में हत्या और मारपीट जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम और एसीपी पूर्णिमा लामा के मार्गदर्शन में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। सूचना है कि भिक्षु केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए कंडी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहां पर चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है, वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका। बलरामपुर के कुसमी में एसडीएम पर आदिवासी ग्रामीण की पिटाई से मौत के आरोप को लेकर तनाव बढ़ गया है। परिजनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और उनके सहयोगियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर चक्का जाम किया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग उठाई है। चक्का जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, जबकि प्रदर्शनकारी कार्रवाई तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो आदिवासी की हत्या के आरोप में मामला बढ़ा है। परिजनों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम पर आदिवासी ग्रामीण की हत्या का आरोप है। आदिवासी की हत्या के आरोप मामले में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रदर्शन किया जा रहा है। बिलासपुर के तिफरा औद्योगिक क्षेत्र में पेंट गोदाम में भीषण आग लग गई है, जहां आग की ऊंची लपटें दूर दूर तक दिखाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पेंट और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती रही। पुलिस को भी एहतियात के तौर पर तैनात किया गया। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना में लाखों रुपए का नुकसान अनुमानित है और जांच जारी है। प्रारंभिक सूचना के तौर पे कंट्रोल से पॉइंट आया हुआ था, फैक्ट्री पे आग लगी है सिरगिट्टी तिवता क्षेत्र के। पुट्टी और पेंट फैक्ट्री है ऐसा बताया गया था। फायर ब्रिगेड को बुला के आग पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन काफ़ी मात्रा में काफ़ी लंबे समय से आग लगा हुआ है। 1.5 घंटा हो गया, काबू नहीं पाया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि आग जो है प्रबल है। बिलासपुर में पारिवारिक रिश्तों को झंझोड़ देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मन्ना डोल इलाके में एक बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग पिता की हत्या कर दी। शुरुआती जांच में आरोपी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के पीछे की असली वजह का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। मन्ना डोल से सूचना आया हुआ था कि एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था पे फावड़ा लेके घूम रहा है। फावड़े पे खून लगा हुआ है। सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंचे और उस विक्षिप्त व्यक्ति, जो आदमी फावड़ा लेके घूमता था, उसके घर में जाके देखे तो उसके पिता का सिर जो है बेरहमी से कुचला गया था और वो ख़त्म हो चुका था। लोगों के द्वारा बताया गया कि उसके लड़के के द्वारा ही इस घटना को किया गया करके मौके पे हैं। मृतक मनराखन नाम है उनका। 65 से 70 साल उसकी एज बताई जा रही है। और जो उसका लड़का है उसका नाम नीतू है और वह 40 साल का है। और थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, ऐसा अभी तक पता। रायपुर में नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जिला एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निर्देश पर गठित इस टीम की मॉनिटरिंग डीसीपी क्राइम स्मृतिक राजनाला करेंगी, जबकि एसीपी अनुज कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। टीम में 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसका उद्देश्य नशे की तस्करी, बिक्री और अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है। कमिश्नर ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। गरियाबंद में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां नक्सलियों द्वारा डंप किए गए हथियार बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई जिला पुलिस बल की E30 ऑप्स टीम ने की है। जानकारी के अनुसार हथियार डीजीएन डिवीजन द्वारा ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर छिपाए गए थे। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित नक्सली हिस्सा को विफल किया गया है। साल 2024 से अब तक 31 माओवादी मुठभेड़ में मारे गए। 29 ने आत्मसमर्पण किया और 73 हथियार सहित बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। बिलासपुर में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए स्मार्ट मीटर पखवाड़ा चलाया जा रहा है। विभाग ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह स्वचालित है और इसमें गलत रीडिंग या बिलिंग की समस्या नहीं होगी। बिलासपुर के लगभग 1,44,000 उपभोक्ताओं में से 96,000 घरों में स्मार्ट मीटर स्थापित हैं, जिनमें से 99% का विवरण एसपी सिस्टम में दर्ज कर बिलिंग शुरू कर दी गई है। शेष मीटरों का विवरण अगले माह तक पूरा कर लिया जाएगा। बिलिंग संबंधी किसी भी समस्या पर विद्युत कार्यालय या मोर बिजली ऐप के माध्यम से मदद ली जा सकती है। देखिए, स्मार्ट मीटर को लेके लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि स्मार्ट मीटर तेज चलते हैं या उनके करंट बिल ज़्यादा आते हैं। इसको दूर करने के लिए विद्युत कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग दिनों पर अलग अलग जगहों पे हमारे द्वारा शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को समझाई दी जा रही है।
उन्हें मोर बिजली ऐप के माध्यम से ये भी दिखाया जा रहा है कि हर आधे घंटे में उनका कितना खपत है और दिन में कितना खपत आता है, जिससे उपभोक्ता लोग संतुष्ट हैं। जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वर्ल्ड कप क्रिकेट में सट्टा खेलने का आरोप, ऑनलाइन आईडी से लाखों रुपए का लेन देन, आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। तो देखिए, सट्टा खेलने के आरोप में ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़ी सफलता पुलिस के लिए। बिलासपुर के मोहन भाटा इलाके में जंगली सुअरों के हमले से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रदीप गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे अपने फार्म में सुबह टहलने निकले थे, तभी अचानक जंगली सुअरों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए अपोलो अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 दिन पहले फार्म में काम करने वाले एक मुंशी पर भी सुअरों ने हमला किया था। क्षेत्र में केले की फसल हटाने के बाद जंगली जानवरों की गतिविधि बढ़ गई है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत है और वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।